नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। हमारे देश की जो ज्यूडिशरी है, जो हाई कोर्ट्स के जज हैं, वो अब धीरे धीरे देश हित में और कानून के मुताबिक फैसले लेने लगे हैं। इसके उदाहरण हम आपके सामने रखते रहे। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से। यहाँ की एक सिंगल जज की जो बेंच थी, जस्टिस संजय धर की, उसने करप्शन के केस में एक बड़ा फैसला दिया है। और इस फैसले के बाद में डी वाई चंद्रचूड़ हो या फिर बी आर गवई हो या यशवंत वर्मा हो, इस तरीके के जो लोग हैं, उनके लिए भविष्य में मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। इस फैसले के बाद इन लोगों का जेल जाना बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। अब आप कहेंगे कि क्या ये फैसला इनके विरुद्ध है? वो हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। ये जो मामला था, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के धारा 19 के तहत आता है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर होगा तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के विरोध की जो शिकायत है, वो एफआईआर है, वो सरकार से सैंक्शन मिलने के बाद ही हो सकती है। और जजों के मामले में ये होता है कि जब वो सर्विस में होते हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट की दायरे में आते हैं, लेकिन उनके लिए जो सैंक्शन है वो सरकार नहीं करती, बल्कि भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। इस फैसले में जस्टिस संजय धर ने साफ कर दिया है कि ये जो पब्लिक सर्वेंट के सैंक्शन की जो परिधि है, इसकी जो लिमिट है, वो तभी तक है जब तक कि वो व्यक्ति नौकरी में रहता है, यानी जब तक वो नौकरी से रिटायर नहीं होता है या उसे नौकरी से नहीं निकाला जाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति नौकरी से निकाल दिया गया है या रिटायर हो गया है या फिर उसने इस्तीफा देकर नौकरी छोड़ दी है, तो फिर उसके ऊपर जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का धारा 19 है, वो लागू नहीं होती है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ करप्शन की जांच भी हो सकती है, करप्शन की शिकायत भी हो सकती है। और अगर जांच और शिकायत होगी तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अब आप इस चीज को यशवंत वर्मा के मामले से जोड़कर देखिए। ये जो जज यशवंत वर्मा है, जिसके घर पर करोड़ों रुपए की नकदी जली हुई पाई गई थी होली की रात को, उस व्यक्ति ने अभी तक अपने पद से इसीलिए इस्तीफा नहीं दिया है क्योंकि जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा, वो हाई कोर्ट का जज कहलाएगा, हाई कोर्ट का जज रहेगा और उस हाई कोर्ट के जज रहने की वजह से उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती है, करप्शन की जांच नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके लिए पहले भारत के सीजीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी और दो सीजीआई इसकी इजाजत अभी तक नहीं दिए थे। तीसरे सीजीआई भी उसकी इजाजत देंगे, इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है। यानी यशवंत वर्मा जब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं देगा या महाभियोग के द्वारा उसको हटाया नहीं जाएगा, तब तक उसके खिलाफ करप्शन की जांच नहीं हो सकती है। यही वजह है कि वो चालाकी से अपने पद पर बैठा हुआ है। महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन उसको लेकर भी वो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से राहत पा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति को नोटिस जारी करके कारण बताने के लिए कहा है कि जब दोनों सदनों में उसके खिलाफ महाभियोग की का प्रस्ताव रखा गया था, तो फिर जो कमेटी बनी वो केवल लोकसभा ने ही क्यों बनाई। अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। टेक्निकल ग्राउंड पर एक छोटी सी इसे आप चूक कह सकते हैं, लेकिन उसी को मुद्दा बनाकर यशवंत वर्मा को राहत देने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है। अब ले लीजिए जो चंद्रचूड़ का मामला है, बी आर गवई का मामला है या उन रिटायर्ड जजों का मामला है, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई करप्शन की शिकायत होती है, करप्शन की कोई जांच होनी है, तो फिर उसके लिए अब किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन लोगों के खिलाफ आसानी से एफआईआर भी हो सकती है
उन्हें जांच के दायरे में लाया जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो कानून की धारा थी उसको सही तरीके से व्याख्या कर दी है। इस जो पूरा फैसला है इसको लागू होने से केवल सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है कि वो इस फैसले पर अपनी अलग से टिप्पणी दे दे, अलग से व्याख्या कर दे, और उसकी उम्मीद अभी दिखाई नहीं दे रही है। चंद्रचूड़ के मामले में ये मामला इसलिए भी फिट बैठ रहा है कि जब डीवाई चंद्रचूड़ भारत के सीजेआई थे तो उन्होंने एक ही दिन के अंदर दो हाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच गठित की थी, जिससे कि तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत मिल सके, और वो छुट्टी का दिन था। इसकी वजह से उनका ये फैसला जो है वो सवालों के घेरे में है। इसको लेकर राष्ट्रपति के पास शिकायत भी हो चुकी है। दूसरी तरफ बी.आर. गवई ने राहुल गांधी के मामले में जो फैसला लिया था उस पर भी सवाल हैं। हालांकि हमारे देश में हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ के जो जज होते हैं वो किसी भी तरीके का फैसला लेते हैं, उस फैसले पर उनके खिलाफ न तो जांच हो सकती है, न शिकायत हो सकती है, ना ही उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी प्रोसीजरल तौर पर लैप्स हुआ है, कहीं भी कदाचार हुआ है, और उसमें अगर ये लगता है कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच हो सकती है। बी.आर. गवई और चंद्रचूड़ के खिलाफ यही मामला बन सकता है कि क्या इन्होंने तीस्ता सीतलवाड़ के लिए छुट्टी के दिन जो दो बेंच गठित की थी उसे जमानत दिलाने के लिए, उसके पीछे कोई भ्रष्टाचार या लेन देन का मामला था। इसमें जो पहली बेंच बनाई गई थी उसने जमानत देने से मना कर दिया था। उसके 2 घंटे बाद जस्टिस बी.आर. गवई के नेतृत्व में डीवाई चंद्रचूड़ ने एक और बेंच गठित की और उस बेंच ने तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दे दी। तीस्ता सीतलवाड़ के जो दादाजी थे एम.सी. सीतलवाड़, वो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल रहे थे। यानी कि तीस्ता सीतलवाड़ भी इसी नेपो किड फैमिली से आती है, जजों के नेपो किड जो कहे जाते हैं, और इसीलिए ज्यादातर जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, बड़े बड़े वकील होते हैं, तीस्ता सीतलवाड़ का नाम आते ही वो उसके समर्थन में खड़े होते हुए दिखाई देते हैं या उसके पक्ष में फैसले आने लगते हैं। अब अगर इस मामले में कहीं भी कानूनों का उल्लंघन किया गया है, कहीं भी कदाचार किया गया है, तो उस वजह से जस्टिस के तौर पर बी.आर. गवई जिन्होंने फैसला लिया था और चीफ जस्टिस के तौर पर डीवाई चंद्रचूड़, ये दोनों फंस सकते हैं। इनके खिलाफ जांच बैठ सकती है, इनके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है, और उसके लिए किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 19 के तहत जो परमिशन सैंक्शन का एक प्रावधान है वो केवल उनके नौकरी में रहने तक है। इसको लेकर हमारे कुछ दर्शकों ने भी, मित्रों ने भी सवाल पूछा था, तो भी हमने बताया था कि जब तक ये लोग नौकरी में होते हैं तभी तक इनके खिलाफ एफआईआर होने पर रोक है, क्योंकि उसके लिए परमिशन की जरूरत है। लेकिन एक बार जब ये नौकरी से बाहर हो जाते हैं तो फिर इनके खिलाफ किसी भी तरीके की एफआईआर और जांच हो सकती है। ये जो फैसला जस्टिस संजय धर ने दिया है, इसे एक लैंडमार्क फैसला भी कहा जा सकता है, और जितने अधिकारी होते हैं उन सब के लिए ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति उत्पन्न करने वाला है। अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अगर उन्होंने कोई अपराध किया है, क्योंकि पहले वो यही बचाव ढूंढा करते थे, और इस मामले में भी आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट से यही राहत मांगी गई थी कि उनके खिलाफ जो एफआईआर या जांच चल रही है उसको खारिज किया जाए, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई भी जांच करने से पहले सैंक्शन या परमिशन लेना जरूरी होता है, और इस जांच में परमिशन नहीं ली गई है। लेकिन जज साहब ने साफ तौर पर बता दिया कि जांच के लिए परमिशन की जरूरत केवल तब तक है जब तक कोई पब्लिक सर्वेंट सर्विस में है।
अगर वो सर्विस में नहीं है, चाहे वो रिटायर हो चुका है, चाहे वो इस्तीफा दे चुका है या फिर उसे टर्मिनेट कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में सैंक्शन की जरूरत नहीं होती है और इसलिए ये जो याचिका थी मैंडामस की उसको खारिज कर दिया गया। अब इससे जो नेता हैं उनके लिए भी खतरा उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में जमानत हो गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये व्याख्या करेगा कि क्या पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पब्लिक के या जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको भी रखा जा सकता है। अगर उन्हें रखा जा सकता है तो फिर किसी भी कारपोरेटर हो या फिर सांसद हो, विधायक हो, उसके खिलाफ कोई जांच करने के लिए फिर परमिशन की जरूरत केवल तब तक रहेगी जब तक कि वो सर्विस में है या प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहा है। ये जो मामला है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर एक बार इन लोगों को पब्लिक सर्वेंट मान लिया जाता है तो फिर इनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी और इनके पद को भी लाभ का पद ही माना जाएगा। वैसे तो होना ये चाहिए कि भारत सरकार के खजाने से, पब्लिक की जेब से जाने वाले पैसे से जिन लोगों को भी सैलरी या पेंशन मिलती है, उन सबको पब्लिक सर्वेंट माना जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है, विधायक और एमपी पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं, तो फिर कुलदीप सेंगर को जो उम्र कैद की सजा मिली थी वो बरकरार रहेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उसे पब्लिक सर्वेंट नहीं मानता है, पब्लिक सर्वेंट के दायरे से एमपी एमएलए को बाहर रखता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बाहर रखता है, तो फिर मामला पलट सकता है, जिसकी संभावना अब कम दिखाई दे रही है। इसीलिए हम आप लोगों के सामने ये जो इस तरीके के महत्वपूर्ण केसेस होते हैं, उनको बड़ी बारीकी से ढूंढ कर लाते हैं और रखते हैं, जिससे कि जनता को अच्छे जजों के अच्छे फैसलों के बारे में पता चले और जनता ऐसे लोगों का समर्थन करे, तो और भी जजों को इसी तरीके से राष्ट्र हित में, न्याय के हित में फैसले लेने में मदद मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। इसलिए आप लोगों की इस पूरे मामले पर क्या राय है, अपनी राय दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।